नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। तो मेरे साथियों और प्यारी प्यारी बहनों, एक तरफ अगर बात की जाए योग की, तो यह वो प्रकाश है जो अगर एक बार जला दिया जाए तो इसकी लौ कभी कम नहीं होती। जितना अभ्यास आप करेंगे उतने ही आपके स्वास्थ्य की लौ उज्जवल होती चली जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात प्रकृति की जाए तो ईश्वर ने इस प्रकृति का सृजन ही किया है इस तरीके से जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा जिसको हम कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में वो सारे गुण हैं जिसके द्वारा मानव जीवन को, मानव स्वास्थ्य को और अच्छा बनाया जा सकता है और उज्जवल बनाया जा सकता है। तो आज हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग द्वारा नारियों को होने वाले जो रोग हैं उनके निवारण के बारे में। और आज जो नारी शक्ति हमारे बीच में है वो भी इसी प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं हम अपनी मेहमान का। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति केसवानी जी, जो कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विभागाध्यक्ष हैं, संत हृदय राम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय भोपाल में। स्वागत है मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि मैम आज हमने आपको बताया कि आज हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ही आपसे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों की कुछ शंकाएं होंगी, उसके निवारण के लिए पहला प्रश्न यही पूछूंगी आपसे कि आधुनिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा जिसको हम बोल रहे हैं, उनके बीच में मूलभूत अंतर क्या है? जी, ये तो बहुत ही प्रासंगिक सवाल हुआ और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या अंतर है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों का विभिन्न तरीके से उपचार करती है। आज आप देखेंगे कान का डॉक्टर अलग है, पेट का डॉक्टर अलग है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मनुष्य को एक सिंगल इकाई के रूप में लेती है। यहाँ पर शरीर के अलग अलग भाग नहीं विभक्त किए जाते, शरीर और मन को अलग नहीं किया जाता कि मन का डॉक्टर अलग, शरीर का डॉक्टर अलग। यहाँ पर शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का एक यूनिट मानकर, एक इकाई मान के उपचार किया जाता है और इसीलिए इसको समग्र उपचार पद्धति कहते हैं। दूसरा जो अंतर है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सिंथेटिक केमिकल्स के द्वारा उपचार किया जाता है। ऐसे केमिकल जो हमारे शरीर को बिलोंग नहीं करते, वो hमारे शरीर में नहीं होने चाहिए। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, योग चिकित्सा पद्धति में शरीर की जो नैसर्गिक ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, उसका उपयोग किया जाता है। और प्रकृति माता ने जो हमें जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ दी हुई है, हमारा जो आहार है, उनके माध्यम से ही हम उपचार करते हैं। क्यों? क्योंकि योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये मानते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो आपके ब्रह्मांड में है, जिन चीज़ों से आपका पूरा प्रकृति का निर्माण हुआ है, वही तत्व हमारे शरीर का भी निर्माण करते हैं। जी, बहुत अच्छा अंतर आपने यहाँ पर हमें बताया ज्योति जी। और जैसा कि हमने कहा पंच तत्वों से बना हमारा शरीर है, तो रोग भी इन्हीं से उत्पन्न है और इन्हीं के डिसबैलेंस का हम कहेंगे एक असर है। तो जिस तरीके से प्रकृति से जुड़कर हम इसके द्वारा अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं, उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। जी, प्रकृति से जुड़ना ही एक्चुअली मनुष्य धर्म है और मनुष्य का स्वभाव भी है। एक चीज़ को बस आप इमेजिन करके देख सकते हैं, क्या हमको भीड़ भाड़ वाले, शोर शराबे वाले सड़क पर घूमना अच्छा लगता है, या ऐसे बगीचे में जहाँ पर हमको पक्षियों का कलरव, पुष्पों की भीनी भीनी सुगंध आ रही है? तो हमारा जो एक तारतम्य है वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। ये बहुत नेचुरल है, ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। हम उसको नकारते जा रहे हैं और इसलिए रोगों से घिरते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई। और एक तरफ जहां आपने केमिकल्स का यूज़ शरीर के लिए हानिकारक बताया, तो निश्चित तौर पर जो केमिकल्स हैं वो हमारे शरीर का पार्ट तो नहीं जी है। बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। और जैसे ज्योति जी आज हम बात करने वाले हैं स्त्रियों को होने वाले रोगों के बारे में, क्योंकि कार्यक्रम हमारा नारी शक्ति के है, तो सहेलियां हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारी बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो सबसे पहले एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हार्मोन डिसबैलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही वो त्वचा रोगों के रूप में दिख रहा हो, या फिर अवांछित बालों के रूप में दिख रहा हो, या वेट गेन के बारे में दिख रहा हो, इस तरीके के जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उससे हमारी बहनें बहुत पीड़ित हैं। इसके लिए क्या उपाय है? क्या योग के द्वारा आप सही कर सकते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इनका इलाज किया जा सकता है? ये तो बहुत ही प्रासंगिक और उठाने वाला, समय समय पर उठाने वाला प्रश्न है, क्योंकि जितनी परेशानी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हमको देखने को मिल रही, उतनी कभी पहले नहीं थी। और आप देखेंगे हर दूसरी लड़की को मासिक धर्म के दौरान दर्द होता है, पीसीओडी की समस्या है। कई जो बहनें हैं वो हमेशा मासिक धर्म में गड़बड़ियों से पीड़ित रहती हैं।
या फिर अगर ये सब ना भी हो तो जैसे कि आपने बोला मोटापा, अवांछित जो बाल उग रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक बॉडी शेमिंग हम जिसको बोलते हैं, और हमारे जो एक सेल्फ एस्टीम कम होने का। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की शुरुआत हमारे जीवन में छुपी हुई है। हम जो खाना खा रहे हैं आज, हम जो दूध पी रहे हैं, हम जो वनस्पतियाँ उपयोग कर रहे हैं, सब्जियों को केमिकल से ट्रीट करके पकाया और उगाया जा रहा है, ये सारे कारण होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। डेयरी प्रोडक्ट्स का खास तौर पे योगदान है यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए गाय दूध देती है अपने बच्चे के लिए, वो एक निश्चित समय के लिए होता है। हम उसको हार्मोन्स दे देकर उसका वो समय अवधि बढ़ा रहे हैं, पर क्या वो हार्मोन्स उसके दूध में ना मिल रहे होंगे? बिल्कुल मिलते हैं। वो दूध के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, और ये कृत्रिम हार्मोन्स का काम कर रहे हैं। और ये जो हार्मोन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, ये अनवांटेड है, अवांछित है। और ये क्या कर रहे हैं कि हमारे पूरे जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, हमारी यूट्रस की लाइनिंग है, इन सबको बिगाड़ रहे हैं। तो या तो फिर क्या होता है कि ओवरीज के अंदर इतने एग्स बनने लगते हैं, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, पीसीओडी, जो बहुत कॉमन हो गई है। और इसके कारण ये शरीर पर बाल ज़्यादा आना और ये सारी परेशानियां आती हैं। और दूसरा वेट बढ़ता है। कहीं ना कहीं इसका कारण हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें भी है। आज लड़कियां घर के काम में इतना इंगेज नहीं होती हैं, क्योंकि उनको उतनी ही कंपटीशन के साथ पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो हर लड़की 10 से 12 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ती है। गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनका मूवमेंट होते रहना चाहिए, अगर उनको लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेशन ठीक रखना है। अब इस कारण से क्या हो रहा है कि ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता, हार्मोन सीक्रेट नहीं होते, और ये सारी बीमारियां चक्र के रूप में आती, एक बीमारी से दूसरी बीमारी से तीसरी बीमारी। और फिर अब एक मोटापा आ गया हार्मोन इम्बैलेंस के कारण, वो अपने साथ कई सारी बीमारियों को ले आता है। तो वो एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं कि उनसे निकलना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई। तो किस तरीके से इनका योग और प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज है? योग और प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे कि हमने कहा कि पंच तत्वों पर आधारित है, त्रिदोष पे आधारित है और त्रिगुणों पर आधारित चिकित्सा है। तो ये इन सभी जो हमारे मूलभूत तत्व और हमारे साइकोफिजियोलॉजिकल जो पूरा अपैरेटस होता है उसके ऊपर काम करते हैं। कहीं ना कहीं हार्मोन इम्बैलेंस का एक कारण तनाव भी होता है, हमारे दिमाग से ही वो सारा प्रोसेस चालू हो जाता है। तो जब हम योग करते हैं तो वो सीधे मन पर काम करता है। रिसर्चर्स कहते हैं योग करने से सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन जैसे और गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। सोचिए 20 मिनट 25 मिनट की योग के बाद ये शरीर इतने न्यूरोट्रांसमीटर्स निकालता है। हमारे शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, जो इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन का काम संभालती हैं, उनमें सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने शरीर को ट्रिगर कर रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, और वो पॉजिटिव चेंजेस हमको अपने शरीर में नहीं, अपने मन में ही भी दिखते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, योग क्लास में भले तुम लोग रोते हुए आओ, लेकिन हंसते हुए ही जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ने वो काम कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकाल दिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई कि किस तरीके से योग एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है, और रोगों से लड़ने की ऊर्जा भी उसी द्वारा हमें मिलती है। दूसरी एक समस्या जो आज की महिलाएं अनुभव कर रही हैं वो है इनफर्टिलिटी की, प्रजनन की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और शायद कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाती है कि आर्टिफिशियल केमिकल्स या आईवीएफ के ट्रीटमेंट का जो बाजार है वो बढ़ता जा रहा है, प्रकृति से हम फिर दूर हैं। तो किस तरीके से योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये प्रजनन और इनफर्टिलिटी जैसी जो समस्याएं हैं उनका निवारण इनके द्वारा हो सकता है? अब यहाँ पर केवल अकेले महिलाएं नहीं, पुरुषों को भी इसमें योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या महिलाओं से ही नहीं, इनमें तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हमने बात करी वो तो कारण होते ही हैं। और बहुत सारे जो मैंने कहा सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस आ गए, या यूट्रस की लाइनिंग उस तरीके से नहीं बनी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन अभी जो मेन समस्या देखी जा रही है ना, पुरुषों में देखी जा रही है, ये बहुत टाइट जीन्स, गर्मी में काम करना, जो आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं वो टाइट पहनना, आपका खान पान, मोटापा, इन सब के कारण क्या हो रहा है कि पुरुषों के भी प्रजनन तंत्र में विकार आ रहे हैं। तो इसमें कई सारी समस्याएं पुरुषों को भी होती हैं, और उनका भी उतना ही उपचार करना जरूरी है जितना कि महिलाओं का करना है। तो दोनों को ही इसमें भाग लेना होगा। तो योग यहाँ पर
अगर हम केवल महिलाओं की बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करता है, वजन कम करता है। हमारे पास कई गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स भेजते हैं, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए पहुंची वहां पर एक लड़की, तो पहले आप अपना वजन कम करके आइए, खास करके पेट के हिस्से पे जो वजन होता है जिसको कि हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों ऐसा इसलिए है कि जब आप पेट के ऊपर आपका चर्बी ज़्यादा जमती है तो आपके जो प्रजनन तंत्र है, प्रजनन अंग है, उनमें सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता। टाइट कपड़े पहनना अगेन आपके जो यूटेराइन जो ऑर्गन्स है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ पर सर्कुलेशन को कम करता है। इसलिए जितना हो सके ढीले कपड़े पहनने चाहिए, और अगर आप टाइट पहनते भी हैं तो उनको हर 1 घंटे के अंतराल में, 2 घंटे के अंतराल में थोड़ा सा ढीला करना चाहिए कपड़ों को। तो एक्चुअली ये बहुत एक सामान्य सी बात लग सकती है बोलने में कि टाइट कपड़े पहनने से ही ऐसा क्या होता है, लेकिन आपका पूरा सर्कुलेशन का जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी बंद हो जाती हैं। उतनी देर आपके उन एरिया में सर्कुलेशन नहीं हो रहा। अब जब सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो फंक्शन कैसे होगा? इसलिए ये सारी छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका बहुत महत्व है। जी बिल्कुल। और अगर इसी चीज़ में हम प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो प्रजनन क्षमता को या इनफर्टिलिटी को ठीक करती होंगी, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? जी, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि 2 चीज़ों पर हमको बेसिकली काम करना होता है। वो होता है आपका वेट कम करना और हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करना। तो योग में तो आसन और प्राणायाम हम लोग करवाते हैं। एक पूरी काउंसलिंग करके हम लोग देखते हैं कहीं तनाव तो कारण नहीं है इन सब परेशानियों का, तो मन के स्तर से हमको काम शुरू करना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी आदतें होती हैं जो हमको लगता है सही है, लेकिन उनको बेहतर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उनके इंटेलेक्ट के लेवल पर हम उनको काउंसलिंग करते हैं और उन सही आदतों की तरफ उनको लेकर आते हैं। सही जो आदतें, सकारात्मक जो चीज़ें उनकी तरफ लेकर आते हैं। कई बार अंदर से कोई कुंठा होती है, नकारात्मक फीलिंग्स होती है, उनको भी हमको न्यूट्रलाइज करना होता है। तो चिकित्सा तो मन से शुरू हो जाती है और साइमल्टेनियसली हम शरीर पर भी काम कर रहे होते हैं, जिसमें कि हम कुछ ऐसे उपचार देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में भी, जैसे कटी स्नान, हिप बाथ होता है, या फिर मसाजेस होते हैं। कहीं कहीं किन्हीं केसेस में हमको लगता है एक्यूपंक्चर के माध्यम से हम प्राण शक्ति का प्रवाह ठीक कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर वो वाला उपचार देते। अब उपचार पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, किसको मन को ज़्यादा हमको देखना होता है, शरीर को कम, और किसी को शरीर पर ज़्यादा काम करना होता है, मन पर कम। तो ये चलता रहता है। और इसीलिए नेचुरोपैथी में, योग में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू तरीके से हम लोग केस हिस्ट्री पेशेंट्स की हासिल करते हैं, जिससे हम समझें कि उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, उनको क्या कोई भावनात्मक परेशानियां तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, किसी की डेथ, किसी का कुछ लॉस हुआ हो, उससे तो नहीं उबर रहे हैं वो भी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। कुल मिला के लक्षणों के आधार पर काम होता है। मानसिक है या शारीरिक परेशानी है, उस हिसाब से आगे की जो चिकित्सा होगी और वो लक्षणों से हम लोग पहुंचते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, कारण कहाँ छुपा हुआ है इसका। जी देखिए, यहाँ पर आपने जो बात कही उस पर भी गौर करवाना जरूरी है कि आधुनिक चिकित्सा में अधिकतर लक्षणों को केवल रोक दिया जाता है। खांसी हो रही है तो खांसी को रोक दिया जाए, खुजली हो रही है तो, पर उसके जो कारण है, जड़ जो है, वहां तक नहीं पहुंचा जाता। तो शायद ये अंतर भी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जड़ तक पहुंचना और उसको काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि परेशानी वहीं से आ रही है। हम ऊपर ऊपर की ब्रांचेस की छटाई करेंगे तो फिर तो वो वापस उग जाएंगी। बिल्कुल, पर हमको रूट कॉज पे काम करना है, लक्षणों को सप्रेस नहीं करना है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लक्षणों को नजरअंदाज करें उस समय। हम साथ साथ उनको वैसा, उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं, वो भी हम करते रहते हैं, ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ उसके लिए कुछ किया जा रहा है, उसकी तकलीफों को कम किया जा रहा है। लेकिन दूरदृष्टि हमारी रूट कॉज पे रहती है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर क्योंकि हम महिलाओं की सारी दिनचर्या की भी बात कर रहे हैं, और कई ऐसे रोग होते हैं जो लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जैसा हमने बात करी कि आधुनिक युग आ चुका है, हम चलने फिरने, मेहनत करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, या कहें उतना समय नहीं दे पाते। तो जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ हुई, बीपी हुई, ये हमारी माताएं बहनें बहुत इससे भी सफ़र कर रही हैं, ये भी बहुत परेशानी का कारण है। तो इनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, और लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस उनको लाने होंगे? तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो उसको ठीक भी कैसे करेंगे? लाइफस्टाइल करेक्शन से, है ना। तो लाइफस्टाइल करेक्शन का जो पहला जो मूल मंत्र, जो पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, वो सुबह कम से कम 6 बजे उठने की आदत डालें। और उषापान, उषापान किसको बोलते हैं? हम सुबह खाली पेट जब हम पानी पीते हैं, वो वहाँ से आप शुरुआत करें।
इस समय हमारे शरीर में अपान वायु जो कि पंच प्राण में से एक है वो एक्टिव रहती है, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है सुबह से ही। एक बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर आप बना के रख सकते हैं रात को, कांच की बरनी में, कांच के बर्तन में 2-3 पुदीने के पत्ते, 2-3 तुलसी के पत्ते, एक खीरे का टुकड़ा और एक छोटी सी नींबू की स्लाइस, इतना भी आप करेंगे तो डाल के ढक के रख दीजिए। सुबह छान कर वो पानी पी लीजिए। अगर किसी बहन को डायबिटीज है तो वो मेथी दाना भिगो के रख सकती है और सुबह खाली पेट उसका पानी पी सकती है। बचा हुआ मेथी दाना वो किसी सब्जी में प्रयोग कर सकती है। फिर आते हैं हम सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह ना खा के अगर हम पहला जो अपना है जूस पी लें, और उससे भी अच्छा है अगर हम फल खा लें, कोई भी जो आपको पसंद हो, जो फल मौसमी हो और जो आपको पसंद हो वो खाएं, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको फाइबर मिलेगा। जूस पीने से हमको पोषक तत्व तो मिलते हैं लेकिन फाइबर चला जाता है सारा, तो इसलिए फल खाना ज़्यादा अच्छा है बजाय हम जूस पिए। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है, जैसे घर में है अगर बहनें, तो 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास वो एक खाना खा ले। इस समय हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे हाई पे रहता है, तो आप जो भी खाएंगे ना वो आपका शरीर इस्तेमाल कर लेगा, वो कहीं पर भी चर्बी बन के नहीं जमा होगा। और फिर आप 2-3 बजे दिन में अगर आपको भूख लगती है तो उस समय आप कुछ हल्का स्नैक्स खा सकते हैं, जैसे कि भेलपूरी बना ली मुरमुरे मिलाकर, या फिर चिवड़ा बना के रख लिया, या चने खा लिए, या अंकुरित बहुत बहुत एक कहते हैं विस्फोट है, हम कहते हैं पोषक तत्वों का, क्योंकि अंकुरण के बाद बीज में वो सारी खूबियां आ जाती हैं जो कि बढ़ते पौधे को चाहिए। इतना न्यूट्रिएंट रहता है, फाइबर्स रहता है और फटफट आपको पूरा मिलता जाता है। मतलब आपको वो इसको आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। अंकुरित जैसे काला चना होता है, जैसे महिलाओं की समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, इसमें नेचुरल रूप से आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है ना। ईस्ट्रोजन खास करके, इसको फाइटो ईस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये आपकी हार्मोन्स की कमी को पूरा कर सकता है, जो काला चना होता है उसको अंकुरित करके। और उसके बाद शाम का खाना कोशिश करें कि जल्दी खाएं, 7 बजे तक खा लेना चाहिए। जो हमारे भारत में परंपरा है ना सूर्यास्त से पहले भोजन करने की, एक्चुअली वो बहुत अच्छी परंपरा है और इस पर रिसर्चेस बताते हैं किए गए कि इससे अगर डायबिटीज होनी भी हो किसी को तो नहीं होगी। डायबिटीज की रोकथाम के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप जल्दी खा लें। तो अगर ये बेसिक रूटीन फॉलो करेंगे दिनचर्या के रूप में, और इसमें कहीं पर आप किसी प्रकार का एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, योग आपको अच्छा लगता है तो योग करें, आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है प्रकृति के सानिध्य में तो आप वॉक करें, लेकिन वॉक करते समय प्रकृति की आवाज़ों को सुने, मतलब कान पे ईयरफोन लगाकर ये या फिर बातें करते हुए ना करें तो ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। जर्मनी में एक रिसर्च हुई जिसमें कि उन्होंने देखा कि नेचर वॉक करने से, सुबह एक्सरसाइज करने से, मॉर्निंग वॉक करने से आपका स्ट्रेस को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी कोपिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो इसलिए वॉक करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे घरेलू उपचार किए जा सकते हैं नेचुरोपैथी में, चाहे जड़ी बूटियों से हो चाहे पानी से हो। तो हम लोग तो क्योंकि पंच तत्व से चिकित्सा करते, तो पानी, मिट्टी, धूप और हवा और आकाश, आकाश मतलब उपवास, उनसे हम उपचार करते हैं। तो पानी तो सभी के घरों में होता है। जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो गर्म पानी में 10 मिनट तक पैर रोज डालने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो पेट के ऊपर, जहाँ पे बाईं तरफ आपके पेट के पेंक्रियाज होता है, उस जगह पर अगर आपने 3 मिनट गर्म और फिर 1 मिनट ठंडा, किसी भी बॉटल में पानी भर के, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी भर के 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा सिकाई किया, तो उससे डायबिटीज कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन निकलने लगता है, सर्कुलेशन बढ़ता है पहले तो पेंक्रियाज में। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो अभी सर्दी के मौसम में तो नहीं, पर गर्मी के मौसम में क्या कर सकते हैं कि बर्फ वाला पानी बनाएं और उसको जैसे आप चाय पीते हैं सिप करके, वैसे आप चाय जैसे इसको ठंडे पानी को पिए। इससे आपका जो पेट का जो एक्स्ट्रा HCl जो एसिड निकल रहा है वो आपका न्यूट्रलाइज होता है। फलों की रस की बजाय सब्जियों का रस ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो हमारे शरीर की एसिडिटी को कम करता है। रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर रोगों का कारण और ख़ास करके कैंसर का कारण शरीर में अम्लीयता का बढ़ना होता है, एसिडिटी का बढ़ना होता है। तो इसलिए वो अगर हम सब्जियों का रस पिएंगे तो उससे हमारे शरीर की एल्कलिनिटी बनी रहती है। और
हमारा जो मसाले की पेटी अगर आप खोलेंगे, आप किचन में घुसेंगे तो आपका किचन जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। बिल्कुल। अगर आपको हाजमा ठीक नहीं है, अजवाइन है, जीरा है। अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, मेथी दाना है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है, हल्दी है। तो इन मसालों का उपयोग आपको करना चाहिए। महिलाओं के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, जो मुनगा फली होता है, सहजन की फली, मुनगा, इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहते जी। हैं, इस पौधे का, इस पेड़ का हर एक भाग आपके उपयोगी है। मासिक धर्म के लिए, आपके प्रजनन तकलीफों के लिए अच्छा रहता है। जैसे कि मुनगे की फली, जो फली होती है, उनकी तो सब्जी बना के खाते ही है। बिल्कुल। और इसकी जो पत्तियों का रस, जो अगर आपने थोड़ा सा 1 कप अगर आपने बच्चे को पिला दिया, अपने जो जिसको परेशानी है पीरियड्स की, उसको पिलाया, तो उसको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जो फूल होते हैं उनकी भी सब्जी बनती है और वो भी पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ महिलाओं में एक और बहुत बड़ी समस्या होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, कैल्शियम और विटामिन डी जी, की कमी, जो कि एक मेनोपॉज की एज के बाद आ ही जाती है। तो मुनगे की पत्तियों का रस एक्चुअली सबसे अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। दूसरी समस्या जो महिलाओं में होती है वो होती है खून की कमी, क्योंकि ध्यान रखते नहीं है वो, अपना पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, अपना भूल जाते हैं। तो कड़ी पत्ता किसी भी रूप में अगर वो खाएंगे, चबाकर खाना चाहिए, चाहे वो उन्होंने सब्जी में इस्तेमाल किया। कड़ी पत्ता लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो कड़ी पत्ते को अपने दैनिक जीवन में खाने में उससे टेस्ट भी बनता है, फ्लेवर भी बढ़ता है, और सुगंध भी अच्छी आती है खाने में, और आयरन भी मिल जाते हैं। तो सारे के सारे लाभ हमको इन चीज़ों से मिल जाते हैं। ज्योति जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। यहाँ पर योगा की भी हम बात जरूर करना चाहेंगे कि ये सारे योग हैं, माताएं बहनें योग के द्वारा भी इनको नियंत्रित कर सकती हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को। तो वो कौन सी योग किराए हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं? अब योग को बहुत आसानी से दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है। देखिए बहनों, आप ना आईने के सामने खड़े होकर तैयार भी तो होते हैं ना, उसी तरीके से आप आईने के सामने खड़े होकर सिंपल अपने हाथ पैर के जो जोड़ होते हैं उनसे, उनके व्यायाम से शुरुआत करिए करके। तो जैसे हम लोग उंगलियां का हमने ये मूवमेंट किया, या फिर हमने कलाइयों का मूवमेंट किया, क्योंकि ये भाग हमारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनको एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है। फिर हमने खड़े खड़े ही अपने घुटनों को गोल घुमा लिया, या फिर पैरों को मोड़ के पेट तक लेकर आए। आप ये योग कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हम ध्यान में रखें कि कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो योग अभ्यास है कम से कम 20 मिनट का हो। 30 मिनट का होगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि उतनी देर में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जी, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एक आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला, एक तिरछा, एक इस तरफ, और ट्विस्टिंग, 2 आपके ट्विस्ट करने वाले। मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए तो शुरुआत स्ट्रेचिंग से होनी चाहिए और सिंपल एक्सरसाइजेस से होनी चाहिए। फिर आपने कई सारे आसन देखे भी होंगे, भुजंग आसन, पर्वत आसन, है ना, ये सारे आसन बहुत अच्छे रहते हैं। प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करें तो जो बैठकर करने वाले आसन होते हैं, मंडूक आसन, योग मुद्रा। और योग मुद्रा में कुछ नहीं करना, आप सिंपल तरीके से करें तो आलती पालती मार के बैठिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे, पीठ के पीछे बांधिए और सांस ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। इसको अगर आपने कई बार किया, 10 बार से शुरुआत करके आप 50 बार तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कमर दर्द है तो आपको आगे झुकने वाले आसन कम करने होंगे और पीछे झुकने वाले ज़्यादा करने होंगे। तो ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, लेकिन जो सूक्ष्म व्यायाम है वो शुरुआती दौर में आप कभी भी कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। और अगर और कोई समस्या नहीं है तो सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है, वो आप 3 राउंड्स भी डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे ज्योति जी दी। और एक समय की हमारे पास कमी है, पर गंभीर एक रोगों के बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे कि जो गंभीर रोग हैं, किडनी के या हृदय के हैं, वो भी बहुत सारे उसके पेशेंट्स होते ही हैं। तो इनसे संबंधित अगर बीमारियां हैं तो उसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा किस तरीके से शामिल की जा सकती है और क्या सावधानियां रखनी होंगी, हमें संक्षिप्त में बताइए। तो किडनी के रोग भी बहुत बढ़ रहे हैं और इसका जो उपचार होता है बड़ा ही पीड़ादायक होता है, डायलिसिस करवाना और वो सब। लेकिन देखिए, शुरुआत तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है, एकदम पहले दिन ही किडनी का फेलियर नहीं होता है ना। तो ये शुरुआत होती है हमारे पानी कम पीने से। तो सबसे बड़ी बात जो हमको किडनी के रोगों के लिए ध्यान में रखनी है कि हम अपने जीवन में, हम अपने डेली रूटीन में कितना पानी पीते हैं। तो कम से कम आपको 8 से 10 ग्लास, 12 ग्लास तो बहुत अच्छी बात है, इतना पानी आपको पीना चाहिए। ये पानी आपको किसी भी रूप में जा सकता है, प्लेन वाटर के रूप में,
जूस को पतला करके पी लें उस रूप में। अगर आप दूध लेते हैं तो दूध को थोड़ा पतला करके पिएं, या फिर थोड़ी पतली दाल बनाकर। कई जगह पे देखते हैं कि पानी नहीं पीते लोग, और ये कुछ ऑफिसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ कम होती, तो इस कारण से बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पानी जरूर बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा हमारे प्रकृति में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक डायूरेटिक्स हैं, जो कि किडनी को साफ करते हैं। जैसे जौ का पानी आप बना के पी सकते हैं, नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे कई और सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपका ये यूरिन को क्लियर करती हैं, इसके फॉर्मेशन को ठीक करती हैं। और यूरिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्चुअली मीडियम है डिटॉक्सिफिकेशन का, क्योंकि आपके शरीर का जितना भी यूरिया होता है वो निकलना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यही रहता है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करें अच्छे से पानी पीने से, और दूसरा फिर योग में आप इवन प्राणायाम भी करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा और यूरिन आउटपुट बढ़ता है। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी यहाँ पे दी कि किस तरीके से गंभीर बीमारियों को भी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना होता है कि अक्सर जो गंभीर बीमारियों के जो रोगी होते हैं वो हमारे पास बहुत देर से आते हैं, तो हमको बहुत समझदारी से उनका उपचार करना होता है। उनकी प्राणिक शक्ति कितनी है उसके हिसाब से, तो सब हम एक साथ नहीं कर सकते, हमको बहुत धीरे धीरे काम करना होता है। बिल्कुल ज्योति जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप यहाँ पर समय निकाल कर आएँ। और निश्चित तौर पर हमारी माताएं बहनें और जितने भी साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें लाभ मिला होगा। और उम्मीद करते हैं कि साथियों आप योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ेंगे और वापस प्रकृति की तरफ जाते हुए अपने रोगों से भी निवारण पाएंगे। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद।